हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है आपके सामने अभिक्रिया की कोटि, जो कि काफी सुपर डुपर मोस्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। ठीक है, और आपके चैप्टर 3 रासायनिक बलगति की बात करी जाए अगर केमिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक अभिक्रिया की कोटि है। सही है, तो अच्छे से हेडिंग डाल लेना है अभिक्रिया की कोटि, और आई होप आप सब बढ़िया होगे ही और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे मन लगाकर। सही है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो सबसे पहले समझना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो वही इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होती है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। सही है, कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सही है, अच्छे से हेडिंग डालना है और इसकी डेफिनेशन लिख लेना है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब भी कैसे प्रभावित करेगी, ये क्या कह रही है लाइन, देखिए ध्यान से समझना है बात को। मान लिया एक कोई कंपनी है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री लगी हुई है। सही है, और फैक्ट्री नाम से बच्चे हंसने लगते हैं। ठीक है, तो मान लिया एक कोई कंपनी है अच्छी खासी बड़ी सी, ठीक, और उसमें क्या होता है, उसमें पता चला कि प्रतिदिन एक इंजन, ठीक है, यानी कि कारों का निर्माण होता है उसमें, और प्रतिदिन उसमें एक स्टीयरिंग बनता है। सही है, 10 इंजन बनते हैं और पता चला 40 टायर बनते हैं। यानी कुल मिला के सब चीजें अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में बनती हैं, लेकिन जो स्टीयरिंग है वो एक ही बनता है। तो जब एक स्टीयरिंग है तो एक दिन में एक ही कार तो बनेगी, बाकी चीजें कितनी भी हो बिना स्टीयरिंग के कार तो चल नहीं सकती है। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि इंजन जो है एक ही बनता है एक दिन में, बाकी चीजें बहुत सारी बन जाती हैं। तो अब एक कार में एक इंजन ही तो लगेगा। सही है, बाकी सारे पुर्जे उसमें काफी मात्रा में बनते हैं, लेकिन जो इंजन है या स्टीयरिंग है वो एक ही बनता है एक दिन में एक। ठीक है, उस कंपनी में। तो अब वो जो एक मात्रा है वो क्या कर रही है, उस पूरी अभिक्रिया को निर्धारित कर दे रही है। ठीक है, यानी कि उस एक स्टीयरिंग का मतलब है एक ही कार बनेगी, भले ही उसके सारे पार्ट्स कितने भी सारे हों, लेकिन वो जो एक मात्रा है, ठीक है, एक स्टीयरिंग है, एक इंजन है, तो वो अभिक्रिया को नियंत्रित कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि बस एक ही कार बन सकती है एक दिन में। ठीक है, वही है अभिक्रिया की कोटि की, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे। सही है, कि अभिक्रिया बहुत सारी कारें बन सकती हैं, लेकिन जब इंजन ही एक है, स्टीयरिंग ही एक है, तो एक ही कार तो बनाओगे भैया एक दिन में। ठीक है, तो इसका मतलब उस एक स्टीयरिंग ने या एक इंजन ने क्या कर दिया, उस पूरी अभिक्रिया को नियंत्रित कर दिया। क्लियर है बात। तो वही है कि अभिक्रिया की कोटि की जो अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर दे। सही है, वेग को प्रभावित कर दे, उसे कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। सही है, यानी कि जैसे वही बात जो मैं बता रहा हूं आपसे कि एक कंपनी है, उसमें एक ही स्टीयरिंग एक दिन में बनता है, तो वो एक स्टीयरिंग जो है वो पूरी अभिक्रिया को प्रभावित कर रहा है, तो वो अभिक्रिया की कोटि हो गया। सही है, कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर दे, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ में आ गया होगा बढ़िया करके। सही है, जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर दे वो अभिकारक अणुओं की संख्या। ठीक है, जैसे एक स्टीयरिंग है तो एक ही कार बनेगी। सही है, उस अकेले स्टीयरिंग में चाहे बाकी पूरे गोदाम भरे पड़े हैं, सारे पार्ट्स बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन स्टीयरिंग एक है तो एक ही कार बन सकती है बस। एक इंजन है तो एक ही कार बन सकती है बस। तो उसने क्या करा, पूरी अभिक्रिया को नियंत्रित कर दिया, कंट्रोल कर दिया। सही है, तो वो क्या है, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो गई होगी। अब देखिए, अगर बात करें उदाहरण की दूसरी तरह से क्या बोला जाएगा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया तुम्हारे सामने दे रखी है तो यदि अभिक्रिया ए, ये क्या है, अणुओं की संख्या, यानी कि अभिकारक ए और बी हैं, उससे उत्पाद सी और डी बनता है, के लिए अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों ए व बी की सांद्रताएं, मान लीजिए जो अभिकारक ए है अभिकारक बी है, इनकी सांद्रताएं क्रम से m1 में m2 घातों पर निर्भर करती है, यानी कि घातों के रूप में अगर दे रखी है। तो वेग नियम क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग नियम पिछली वीडियो में पढ़ाया गया था। ठीक है, नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, पूरे टॉपिक अच्छे से बहुत आसान बना बनाकर समझाए गए हैं आपको। सही है,
तो डिस्क्रिप्शन पर जाना है और सारी वीडियो को अच्छे से देख लेना है। और जो चैप्टर आपका थर्ड है, रासायनिक बलगतिकी, सबसे ज्यादा मोस्ट चैप्टर है, सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला चैप्टर ये है, ठीक है। इस चैप्टर की सारी वीडियो मोस्ट है, जितने भी टॉपिक आपको सारे के सारे कराए गए हैं मोस्ट सब अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सारी वीडियो एक एक बार देख लेना और यहाँ से 10 नंबर तक आप पक्के कर सकते हो आराम से, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाना, सारी वीडियो देख लेना, ठीक है। एक प्लेलिस्ट से ही 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। बस मेहनत करना, अच्छे से समझना, चीजों को अच्छे से नोट करना और बस पढ़ाई करना बढ़िया करके ईमानदारी के साथ, ठीक है। और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, बस पढ़ते रहो, इतना करना है, मेहनत करनी है बस, ठीक है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहो, काफी है, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें कि जो अभिक्रिया का वेग नियम है वो क्या होता है कि वेग स्थिरांक होता है, कि हमारा वेग स्थिरांक होता है। और जो अभिकारक होते हैं उन्हें बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो बड़े ब्रैकेट में लिखने का मतलब है सांद्रता को बताते हैं। और इनके घातांक हमने मान लिया कि जो अभिकारक ए की सांद्रता है वो उसकी घात m1 है, अभिकारक बी की जो सांद्रता है उसकी घात जो है m2 है, यानी कि घातांकों के रूप में दे रखा है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या बनेगी, जो ये घातें दे रखी है ना, इन्हें जोड़ दो, ठीक। तो अभिक्रिया की कोटि में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, जो अभिकारक अणु हैं उनकी जो सांद्रताएं हैं जो घातांकों के रूप में है, तो इन घातांकों को जोड़ दो और अभिक्रिया की कोटि भैया बन जाएगी, ठीक है। ऐसे हम रासायनिक अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, क्योंकि एक प्रयोगात्मक मान होता है, ठीक है। इसलिए इस तरह से अभिक्रिया वेग नियम से हम इन्हें ज्ञात करते हैं। अब देखिए, अर्थात यानी कि दूसरी परिभाषा यहां से बन जाती है कि अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त, अभिक्रिया का वेग समीकरण हो गया ये वाला, ठीक है। ये वाला अभिक्रिया का वेग समीकरण हो जाता है आपका, कि अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता पदों की घातों का योग, अभिकारक की जो सांद्रताएं दे रखी हैं, सांद्रता के पदों में जो है घातें ये वाली m1 m2, इनकी योगफल को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। ये हो गई इसके बारे में बात कि भाई अभिक्रिया के वेग नियम या कोई रासायनिक समीकरण दे रखे तो उसके द्वारा हम इस तरह से अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, जो अभिकारक अणु हैं उनके जो घातांक हैं उन घातों को अगर हम जोड़ लें तो अभिक्रिया की कोटि बन जाती है। क्लियर है। अभी और अच्छे से उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको ये बातें, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सामने होंगी और उनके द्वारा आपको बताना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़े से इसके फैक्ट पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में हमने जैसे अभिक्रिया की आणविकता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करी थी, ऐसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सही है। नोट कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। पहले तो फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा बढ़िया से और इसे अच्छे से छाप लेना है, बिल्कुल बढ़िया करके कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मोस्ट है, काफी मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, कि भाई अभिक्रिया की कोटि से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, क्या क्या फैक्ट बनते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन से ही आ जाता है कि भाई अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें ऐसा अभिकारक जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर दे, ठीक है, उसे कंट्रोल कर दे, नियंत्रित कर दे, वो ही हमारी अभिक्रिया की कोटि में आ जाएगा। जो मैंने एग्जाम्पल द्वारा बताया था वही कार वाला, स्टीयरिंग वाला, ठीक है, उस तरह से। तो यानी कि हमें क्या करना है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर दे, अभिक्रिया में ऐसा अभिकारक ढूंढना होता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है, वो हमारा क्या है, अभिक्रिया की कोटि को बताता है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यानी कि अगर पहले पॉइंट को हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया में मंदतम पद ही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये बनता है, ध्यान से लिख लेना है कि अभिक्रिया में जो मंदतम पद होगा, ठीक है, जो अभिकारक सबसे स्लो होगा वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। जैसे मान लिया तुम 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, एक साथ ग्रुप बनाकर कहीं जा रहे हो, मान लिया किसी खोज में निकल गए हो, ठीक है, और उसमें तुम जाते जाते तुम्हारे क्या होता है, मान लिया किसी साथी के, ठीक है, तुम 5 बच्चे हो, 5 बच्चों में से किसी एक बच्चे के चोट लग जाती है, मोच आ जाती है पैर में, पैर मुड़ जाता है, कुछ भी होता है, कोई घटना घटित हो जाती है मतलब, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब ऐसा तो है
है नहीं कि तुम 4 बच्चे भागे चले जाओगे, उसे वहीं छोड़ के चले जाओगे, नहीं, ये ग्रुप टास्क नहीं आता है, ठीक है। यानी कि तुम्हें 5 को ही जाना है, तो फिर तुम क्या करोगे, पहले तुम पता चल रहा है कि बहुत तेजी से चल रहे थे या 5 बच्चे तुम भाग कर रेस लगा रहे थे, एक बच्चे गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो अब तुम उस अकेले ने तुम 5 की स्पीड को नियंत्रित कर दिया, अब तुम उसे अपने साथ लेकर चलोगे तो धीरे 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 चलते जाओगे। यानी कि अभिक्रिया में जो मंदतम पद है, जो वो एक बच्चा जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ठीक है, जिसके चोट लगी, उसने क्या कर दिया, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर दिया कि भाई तुम्हारी स्पीड को निर्धारित कर दिया। पहले तुम बहुत तेजी के साथ भागे चले जा रहे थे, अब तुम धीरे धीरे जा रहे हो, सारे के सारे उसे पकड़ के लेके जा रहे हो, तो उसने अकेले ने पूरी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर दिया, वही है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य में अगर बात करी जाए तो अभिक्रिया में जो मंदतम पद है वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा, ठीक है, और जो वेग को निर्धारित कर दे, वेग को प्रभावित कर दे, वही क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सही है। कितने आसानी से आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बस अच्छे से समझते रहना है चीजों को, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ाया जा रहा है काफी है, बस अच्छे से मेहनत करनी है, समझते रहना है, नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहना है, ठीक है, और रिवाइज करते रहना है चीजों को, बस, ठीक। भारी बनाने के लिए तो किताबें काफी होती हैं थ्योरियों को, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको समझना है, बस आसान बनाना है चीजों को, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट में, इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, क्लियर है। अब दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है कि जो अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है, जो अभिक्रिया की कोटि है वो भैया शून्य, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, कोमा भिन्नात्मक व पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अभिक्रिया की जो कोटि है वो ध्यान रखना, ये पॉइंट मोस्ट बनता है। जैसे अभिक्रिया की आणविकता में लास्ट वीडियो में जो बताया था कि अभिक्रिया की आणविकता में बताया गया था कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो भैया कुछ भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, भिन्नात्मक भी, पूर्णांक भी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। कैसे हो सकती है अभी एग्जाम्पल में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, इतना नोट करना है बस। तो 2 पॉइंट आपके अच्छे से ये हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई जो अभिक्रिया की जो कोटि है ये एक प्रयोगात्मक मान होती है, ठीक है। वहां क्या था, अभिक्रिया की आणविकता वो सैद्धांतिक मान है, और यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि है वो भैया प्रयोगात्मक मान है, इसे प्रैक्टिकल द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। अभिक्रिया देखकर बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम वेग नियम द्वारा फिर भी बता देते हैं, ठीक है। तो बताएंगे भी ऐसे ही। अब ऐसे कोई अभिक्रिया तुम्हारे सामने आ गई तो उसका प्रैक्टिकल करने बैठोगे, सही है, ऐसा नहीं है। अभिक्रिया के वेग नियम द्वारा अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित कर देते हैं, सही है। तो अच्छे से इसे नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, थोड़ा स्क्रीन नीचे कर देते हैं, अच्छे से नोट करते रहना है बस चीज़ों को, आपको यही काम है बस, बाकी लाइक शेयर कमेंट्स तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई ना ही भूलें बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत मोस्ट टॉपिकों को आपके सामने लाया जाता है, बहुत आसान बनाकर, बहुत, ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की जाती है, बस आपको समझना है, और आई होप आप समझते भी अच्छे से होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इतना आपको लिख लेना है बढ़िया करके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है। अगर बात करें अब कि भाई जो अभिक्रिया की कोटि है वो 3 पॉइंट तो हो गए, अब चौथे पॉइंट में कहा जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि अगर शून्य आ जाए, ठीक है, कोई अभिक्रिया की कोटि निकाली तो अगर उसका मान 0 आ जाए तो उसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया कह देते हैं, तो उसे हम शून्य कोटि अभिक्रिया कह देते हैं। किसी अभिक्रिया की कोटि का मान 1 आ जाए तो उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। ऐसी 2 आ जाए तो उसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कह देते हैं, ऐसे ही ये चलता रहता है, सही है। अभिक्रिया की कोटि का जो मान आता है उसका उसी के अनुसार नाम हो जाता है, ठीक है। जैसे वहां 1 अणुक, 2 अणुक, 3 अणुक आणविकता के अनुसार थी, ऐसे यहाँ पर अगर शून्य आ जाए कोटि तो शून्य कोटि अभिक्रिया, 1 आ जाए तो प्रथम कोटि, 2 आ जाए तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर मोस्ट बनते हैं, सही है, उसके लिए मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ। इतना अच्छे से नोट कर लेना है बस, जितना आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है, इतना आपको करते रहना है। देखिए अब बात करते हैं कि कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, सही है। जैसे मोस्ट
पॉइंट है, ठीक है। जैसे H2 प्लस Br2, एरो क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सीधी सी बात है, H2 और Br2 जोड़ देंगे तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा, इसे बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मैं आपसे बता रहा था अभी उदाहरण द्वारा, और स्पष्ट हो जाएंगी बातें, एग्जाम्पल भी है और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर बस समझो बात को। अगर इसमें कह दिया जाए, एक अभिक्रिया दे दी जाए आपको, समीकरण दे दी जाए और कहा जाए कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो कैसे बतानी है, तो भाई अभिक्रिया का वेग लिख लेना है पहले, तो सबसे पहले काम है वेग नियम के अनुसार वेग लिख लेना है उसका, ठीक है। तो वेग क्या होता है, वेग स्थिरांक, और जो अभिकारक होते हैं जैसे हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है तो इन्हें हम क्या लिख लेते हैं, सांद्रता के पदों में लिख लेते हैं, क्लियर है बात। अब यहाँ पर अगर सांद्रता कुछ नहीं दे रखी है तो बन होगी, यानी कि हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है तो बन है, ब्रोमीन के आगे कुछ नहीं है तो बन है, तो इनकी जो सांद्रता के घातांक है वो हमने बन ले लिए। तो यहाँ से कोटि कितनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाती है घातांकों का योग, जो अभी यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। यानी कि 1 + 1 = कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 आने से क्या पता चला कि अभिक्रिया की कोटि भैया कितनी आ गई, 2 आ गई, और 2 आने से पता चला ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो गई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो गई, सही है। अब बात को समझना है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, सामान्य बात करी जा रही है बिल्कुल, कि अगर कोई रिएक्शन ऐसे दे रखा है, कोई समीकरण दे रखी है, तो आप यहाँ से वेग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, वेग स्थिरांक और अभिकारकों की सांद्रता के पदों में, और कोटि में क्या करोगे, जो अभिकारकों की सांद्रता के घातांक है उन्हें जोड़ दोगे, अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी, ठीक। अब बात आती है कि भाई अगर इसमें कोई कंडीशन दे दी जाए, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर इसमें कोई कंडीशन दे दी जाए, अब कंडीशन क्या, कंडीशन का मतलब है वो आपसे कह दे कि भाई H2 और Br2 आपस में क्रिया करके 2HBr निम्न समीकरण द्वारा बनाते हैं, यदि इस अभिक्रिया को एक पानी से भरी हुई नली के ऊपर करा जाए तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, ठीक है, कंडीशन दे दी। या फिर एक अभिक्रिया लिख के आगे कुछ भी कंडीशन दे दी कि इस अभिक्रिया को ऐसे कराया जाता है, वैसे कराया जाता है, या तापमान की उपस्थिति में होती है, या प्रेशर में होती है, ठीक है, इस तरह से कोई अभिक्रिया आ जाती है, और या फिर ऐसे लिख के दे देता है आपको वो कि भाई H2 + Br2 एरो 2HBr, ठीक है, वही है सेम, लेकिन यहां लिख दिया उसने Hν, ठीक है, या प्रकाश लिख दिया, Hν का मतलब होता है प्रकाश की ऊर्जा, या फिर इसने प्रकाश लिख दिया, ठीक, या फिर कॉमा लगा के कोई कंडीशन दे दी कि यह अभिक्रिया ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, या इसके कारण होती है, ऐसे करके कुछ दे दिया, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कितना होगा, तो लिखने का नियम तो वही है, H2 और Br2, ठीक, लेकिन यहाँ पर जो घातांक बनेंगे वो 0 बन जाएंगे। क्यों बन गए घातांक 0, क्योंकि अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिकारक अणुओं की वह संख्या है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे। अब जो अभिक्रिया का वेग है ये अभिकारकों द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा, अब ये प्रभावित हो रहा है इसके द्वारा, उत्प्रेरक के द्वारा, या फिर कोई कंडीशन दे दी गई है तो उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से कोटि कितनी हो जाएगी, तो यहां से कोटि 0 हो जाएगी, 0 + 0 0, और इसका नाम हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में आपके, सही है, शून्य कोटि अभिक्रिया। अच्छे से समझ लेना है पॉइंट को, दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, सही है। तो अच्छे से बस समझ लेना है कि भाई शून्य कोटि अभिक्रिया एग्जाम में पूछता है, सबसे ज्यादा इस टाइप के रिएक्शन दे देता है, ठीक है, जितने स्टार बनाए जाए कम ही कम है, मोस्ट है अच्छा खासा। ऊपर क्या है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है कि ऐसे करके कोई अभिक्रिया दे रखी है समीकरण द्वारा, पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो आराम से बता सकते हैं, क्लियर है। अगर कोई कंडीशन दे दे, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति दे दे, Hν लिख दे, तो फिर क्या हो जाएगी, तो फिर भैया वो शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगी, 0 हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। क्यों हो रही है 0, क्योंकि परिभाषा में कहा गया है कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे। अब अभिक्रिया के वेग को अभिकारक प्रभावित नहीं कर रहे, अब ये जो उत्प्रेरक है, ठीक है, जो हमारे ये अदर कंडीशनें हैं, ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रही हैं, जिसकी वजह से अभिकारकों से तो मतलब ही नहीं रहा, और अभिकारकों से मतलब नहीं रहा तो अभिक्रिया की कोटि हो गई भैया शून्य, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आता है, सो ये उदाहरण भी हो गया आपका, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो गया आपका, क्लियर है इतनी बात। एक पॉइंट और है, ये हो गया तुम्हारा 5वां फैक्ट,
छठा फैक्ट, सबसे ज्यादा मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट हमारे पांचवे और छठे ही पॉइंट हैं। छठे पॉइंट में बताया गया है कि अभिक्रिया, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है तो उसमें जल को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई अभिक्रिया अगर दे दी जाए, मान लिया कोई अभिक्रिया है तो उसमें जल को नहीं, यानी कि जल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा, कि जल जो है वो अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करेगा, अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर अभिक्रिया में जल का अणु है, जैसे मान लिया एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट, इसका अगर जल अपघटन करा दिया जाए, ठीक है, तो क्या बना, CH3COOH बना, CH3COOH बना प्लस C2H5OH बना, ठीक है, सिरका बना और एथिल अल्कोहल बना। तो यहाँ पर भैया जो ये जल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है, अभिक्रिया की अगर आणविकता पूछी जाएगी तो ये काउंट होगा, क्योंकि आणविकता में है अणुओं की संख्या, ठीक है, तो वहां तो काउंट होगा, एक और एक दो हो गई आणविकता। लेकिन अभिक्रिया की कोटि अगर पूछेगा तो कोटि में, अभिक्रिया की कोटि में जल प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि इसे काउंट नहीं करेंगे और अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1, ठीक है। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। छठा पॉइंट भी काफी मोस्ट है कि अभिक्रिया की कोटि में जल जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि को जल प्रभावित नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी अभिक्रिया की कोटि आए तो उसमें जल अगर रिएक्शन दे दिया जाए और पूछा जाए, जल वाला रिएक्शन दे दिया जाए और पूछेगा आपसे कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो अभिक्रिया की कोटि 1 है बस, ठीक है। जो जल है उसे हम काउंट नहीं करेंगे। अभी देखिए समीकरण द्वारा और अच्छे से समझाता हूं मैं इस चीज को, ठीक है। इतना नोट कर लेना है बढ़िया करके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में तुम्हारे आ जाती हैं सब चीजें। अच्छे से चीजों को नोट करना है बस, ठीक है, बढ़िया करके समझते रहो। इस एक ही वीडियो से कम 4-5 नंबर तुम्हारे पक्के होने वाले हैं बिल्कुल। अभिक्रिया की कोटि से कुछ बच के नहीं जाएगा, सही है, ध्यान से समझते रहो बस। देखिए अगर बात करी जाए कुछ उदाहरणों के द्वारा कि भाई अभिक्रिया की कोटि के उदाहरण, ठीक है, आपसे रिएक्शन में पूछ लेता है, 1 नंबर में रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा, या फिर विकल्पों में एक रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा। जैसे जैसे कैसे पूछेगा, ठीक है, देखिए ध्यान से देखना है। NH4NO2, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट दे दिया और उसने कहा कि भाई ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन बना देता है और 2NO2 बना देता है, 2H2O, कि ये NH4NO2 है और ये आपका भैया N2 नाइट्रोजन बना देता है, ठीक है, प्लस 2H2O जल बना देता है, और वो पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, सही है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका वेग लिख लेना है वेग नियम के अनुसार, और वो क्या आता है, वेग स्थिरांक होता है, और जो हमारा अभिकारक है, ठीक है, जो अभिकारक है उसे लिख लेते हैं, ठीक, और इसकी सांद्रता कितनी है, 1 है, ठीक है, जो घातांकों के रूप में है, घातांक इसका 1 है, तो भैया कोटि कितनी हो गई, तो कोटि क्या हो गई, ये जो घातांक है यही तो है, तो कोटि हो गई 1, और 1 होने से पता चला कि ये हो गई प्रथम कोटि अभिक्रिया, ये हो जाती है प्रथम कोटि अभिक्रिया। नोट करते रहना है चीजों को बढ़िया करके, सही है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया है। देखिए अभी और मजा आने वाला है, ठीक है। अब ये तो एक साधारण सा एग्जाम्पल हुआ। अब बात करते हैं हम, मान लिया 2NO + O2 एरो 2NO2 2 2 4 2 3 4, ठीक है, यानी कि ये आपके सामने एक रिएक्शन दे दिया मान लिया। तो भाई ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि बताओ कितनी होगी, तो हमारा क्या काम है, पहले वेग लिख लेना है वेग नियम से, और वो कितना आएगा, NO, वेग जो अभिकारक है उसकी सांद्रता लिख लो, जो दूसरा अभिकारक है उसकी सांद्रता लिख लो, इसके आगे अणु 2 लिख रहे हैं तो यहाँ 2 लिख दो, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 हो गया। तो कोटि कितनी हो गई, तो कोटि हो गई भैया 2 + 1 2 + 1 यानी कि 3, और 3 का मतलब है तृतीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया। क्लियर है इतनी बातें,
ठीक है, तृतीय कोटि अभिक्रिया आपके सामने हो गई। क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं करना, जो अभिकारक हैं उनके जो ये अणु दे रखे हैं आगे, ये ही हमारे क्या हैं, घातांक हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये एक हो गया। दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए। तृतीय कोटि अभिक्रिया हो गई, बात खत्म हो गई। अब देखिए मजे की बात, ठीक है, जो मोस्ट पॉइंट तुम्हें बताए गए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। जैसे शर्करा, चीनी, ठीक है, वो एथिल एसीटेट वाला एग्जाम्पल तो आपके सामने हो ही गया। अब चीनी ले लेते हैं। चीनी क्या होती है, ये चीनी होती है, क्या होती है, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 है, इसमें हमने मिला दिया पानी, और ये क्या बन जाएगा, एक अणु तो बन जाता है ग्लूकोज का C6H12O6, और एक बन जाता है फ्रक्टोज का C6H12O6, ठीक है। यानी कि जो चीनी है इसमें हमने जल मिला दिया, ठीक है, इसे बोलते हैं शर्करा का जल अपघटन। इस अभिक्रिया को ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे बन गए। अब वो पूछ रहा है कि ये अभिक्रिया देखे कि इस अभिक्रिया का वेग बताइए, ठीक है, वेग नियम द्वारा वेग बताइए, आणविकता बताइए, कोटि बताइए, सारी चीज पूछ रहा है। मान लिया तो क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, वेग हो जाएगा भैया के वेग स्थिरांक, और जो काम है हमारा करने का वही करेंगे, C12H22O11, ठीक है। और दूसरा अणु कौन सा है, जल का है। क्लियर हो रही है बात इतनी, ठीक। अब इनके आगे कुछ नहीं है तो एक एक होगा, यानी कि घातांक कितने हो गए, एक और एक। अब यहां पर जो जल है, ठीक है, जो जल है अगर आणविकता की बात करेगा तो भैया इसे काउंट करेंगे, क्योंकि अणुओं की संख्या होती है, आणविकता का मतलब होता है अणुओं की संख्या, तो ये काउंट होगा जल का अणु। अब अगर बात करें कोटि की, ठीक है, अगर कोटि की बात करें, और कोटि ही हम पढ़ रहे हैं, तो कोटि में जो है जल प्रभावित नहीं करता है। सही है, ध्यान रखना है बात को। अभिक्रिया की कोटि में जल अभिक्रिया की कोटि को प्रभावित नहीं करेगा। सही है, तो कितनी हो गई कोटि, 1 + 0, यानी कि 1, और 1 से पता चला ये हो गई भैया प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर है बात, सही है। यहां से आपकी क्या बन गई, प्रथम कोटि अभिक्रिया बन जाती है, और ये आपका मोस्ट रिएक्शन में आ जाता है। पूछ लेता है एक नंबर में रिएक्शन देके पूछेगा कि कोटि बताइए, आणविकता बताइए। अगर आणविकता पूछेगा तो कितनी हो गई, 1 + 1, क्योंकि वहां अणुओं की संख्या है, आणविकता 2 हो गई। लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या है भैया, इसकी 1 है। बिल्कुल दिमाग में फिट रखना है बात को, सही है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट है, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, इतना अच्छे से नोट करते रहना है चीजों को, ठीक है, बढ़िया करके, बिल्कुल सही है, बढ़िया चल रहा है, ठीक सब, ठीक है। देखते हैं, प्लस Br2 दे दिया, ठीक है, और उसने बना दिया वही हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सही है, और यहां लिख दिया H-nu। तो अब कितनी हो गई कोटि बताओ, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले तो ये बताइए भैया। H2 + Br2 और एरो के ऊपर लिख दिया H-nu, और वो पूछ रहा है रिएक्शन देकर कि इसकी कोटि बताओ, ठीक है। मोस्ट सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है तुम्हारे, ये वाला और ये वाला, तीसरा और चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक अभिक्रिया दे दी और पूछ रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि अभिक्रिया को अगर ये यहां नहीं होता तो अभिक्रिया की कोटि कितनी थी, 2 थी, क्योंकि एक और एक कितने हो रहे थे, 2, ठीक है। तो यहां से वेग नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कितना होगा, K H2Br2, ठीक है। लेकिन ये जो H-nu है ना, ये H-nu, एरो के ऊपर जो H-nu लिखा हुआ है, ठीक है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित अब H-nu कर रहा है, और H-nu करने का मतलब है अभिकारकों से मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पर इनकी घातें हो गई 0, और कोटि निकल कर कितनी आ गई भैया, कोटि आ गई यहाँ पर 0, 0, यानी कि ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। क्लियर है बात या नहीं है, ठीक है, बताओ बिल्कुल बढ़िया करके कि भाई H2 + Br2 के ऊपर हमारा अगर आ जाए लिखा हुआ प्रकाश या H-nu, ठीक है, तो कितनी हो गई कोटि, तो कोटि हो गई हमारी 0, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा, बढ़िया करके, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये इसने इस H-nu की वजह से क्या हुआ है, इस H-nu की वजह से हमारा क्या हुआ है, शून्य कोटि अभिक्रिया हुई है, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को ये प्रभावित कर रहा है, ना कि अभिकारक के अणु कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना जल भी प्रभावित नहीं करता, और यानी कि काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गई थी और ये हो गई 0, और ऐसी अभिक्रिया सबसे ज्यादा मोस्ट है, एग्जाम में यही पूछी जाती है, MCQ में विकल्पों में आ जाती हैं, 1 नंबर में आ जाती हैं, और अभिक्रिया देके पूछेगा अभिक्रिया की कोटि बताइए,
क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है बातों को। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ से सवाल क्या बन जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं, तो इतना अच्छे से नोट कर लेना है। और अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि से संबंधित सवाल क्या क्या बनते हैं। देखिए, बात करते हैं यहाँ से सवाल क्या क्या बन जाते हैं। सही है, बस अच्छे से समझते रहो बातों को, नोटबुक में अपनी नोट करते रहो। और जिन्होंने लाइक करने में कंजूसी कर रखी है, भैया लाइक कर दो यार वीडियो को। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और कमेंट्स करते ही रहें। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लिया कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की कि भाई अभिक्रिया की कोटि से संबंधित क्या क्या सवाल बन जाते हैं। तो देखिए सवाल क्या क्या बन जाते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक है। ठीक है, यानी कि किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक दे दिया और वो इस तरह से कुछ भी दे देगा। ठीक है, यानी अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन यानी आर का मतलब है, और यहाँ पर तुम्हें कुछ भी दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझते रहो, बस बातों को समझाया गया जा रहा है। ये आपके सामने लिखा हुआ है मान लिया। ठीक है, और वो पूछ रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक इतना है, तो अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आ गया। तो भैया कैसे करना है, देखो बहुत आसान है। अभी बताया था आपको, सब चीजें बताई गई हैं कि अभिक्रिया का वेग व्यंजक दे दिया उसने और अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, तो बहुत आसान कर दिया सवाल को उसने। वेग अपने आप दे दिया। ठीक है, जो हम अभिक्रियाओं की समीकरणों को देखकर निकाल रहे थे वेग, वो उसने खुद दे दिया इस बार। सही है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अभिक्रिया की कोटि होती है भैया जो अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांक हैं उन्हें जोड़ दो। ठीक है, उनका योगफल होती है। तो कितनी हो गई, 3/2 प्लस माइनस के 1। सही है, तो कितना आ गया, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1 बनेगा। और ये कितना हो गया, ये कितना बना, हाफ, 1/2 या 0.5। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 0.5 हो गई। ठीक है, और अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, 0, ठीक है, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो इसलिए कितनी आ जाती है अभिक्रिया की कोटि निकलकर यहाँ से 0.5 आ जाती है, 1/2 आ जाती है, और ये क्या है आपका आंसर है। सही है, एक छोटा सा सवाल है और आया हुआ सवाल है, आपकी 1 नंबर में अति लघु प्रश्नों में आया था ये। ठीक है, तो क्या करना था, कोटि कितनी होती है, जो घातांक है इन्हें जोड़ देना था, और कितनी आ गई, आ गई। ठीक है, विकल्पों में भी आ जाते हैं ऐसे सवाल। देखिए अच्छे से नोट कर लेना इसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अब दूसरे तरह के कैसे बन सकते हैं। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया, बहुत आसान सा था। एक आप वो कर ही लोगे कि अभिक्रिया कोई रासायनिक समीकरण दे रखी है। ठीक है, उसमें से आपको अभिक्रिया का वेग, जो उदाहरण करवाए थे अभी इतने सारे, वो सब अभिक्रिया की कोटि के सवालों में ही आते हैं। ठीक है, एक एक नंबर में वो हो जाते हैं। एक टाइप वो हो गया, एक ही हो गया। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखिए अभिक्रिया इस तरह से कुछ दे देगा। ठीक है, कि कोई अभिक्रिया है और उसमें अभिकारक है और उत्पाद बन रहा है। ठीक है, और वो फिर क्या कहेगा, के लिए अभिकारक एक ही सांद्रता, अभिकारक एक ही सांद्रता, कि जो अभिकारक एक ही सांद्रता है वो 4 गुनी अधिक, 4 गुनी अधिक, कि भाई अभिकारक एक ही जो सांद्रता है कि वो 4 गुनी अधिक करने पर, कि अभिकारक एक ही सांद्रता 4 गुनी अधिक करने पर, कि सांद्रता को अगर 4 गुना अधिक कर दिया जाए, 4 गुनी करने पर। ठीक है, तो उसने हमें क्या दिया, उसने दिया हमें 3A एरो उत्पाद। जो दे रखा है पहले तो वो लिखो। ठीक है, सवालों को करने का तरीका ये होता है, जो दे रखा है वो लिख लो। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि 3A एरो उत्पाद है भैया, तो हमने लिख लिया 3A एरो उत्पाद। फिर उसने कहा, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा कि अभिकारक एक ही सांद्रता 4 गुनी अधिक कर दी जाए। ठीक है, तो पहले यहां से देखो कि यहां से वेग कितना बनेगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना बनेगा। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और जो अभिकारक होता है उसका घातांक होता है। अब यहाँ पर 3 मत लिख लेना,
क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की कोटि पूछी गई है और जो घातांक है उसी से ही हमें कोटि बतानी है। ठीक है, तो इसे समीकरण नंबर 1 यहीं रोक देंगे कि भाई अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक और जो अभिकारक ए दे रखा है उसकी सांद्रता का घातांक, और ये घातांक की तो कोटि होती है। सही है। अब उसने देखो कंडीशन में क्या कहा, उसने कहा कि अभिकारक ए की सांद्रता 4 गुनी। ठीक है, यानी कि बाद में क्या हो जाता है, बाद में उसने कहा कि अभिकारक ए की सांद्रता 4 गुनी, यानी कि जो सांद्रता है वो 4 गुनी हो गई है और अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। यानी कि वेग कितना हो गया भैया, वेग हो गया हमारा 2v। पहले कितना था, पहले था b और बाद में हो गया 2v, वेग दुगना हो गया। और वेग दुगना करते ही जो अभिकारक ए की सांद्रता है वो कितनी हो जाती है, 4 गुनी, यानी कि हो जाता है 4a और इसकी घात हो जाती है n। समीकरण नंबर 2 ये सवाल में कहा गया है। ठीक है, सवाल में इतना दिया गया है कि भाई अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है और सांद्रता 4 गुनी हो जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकंड। ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या आएगा, v अपॉन कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा k और a ये हो जाएगा और ये हो जाएगा k और यहाँ से आ जाएगा 4a की घात n। ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा और k से k कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया भैया तुम्हारा 1/2 आ गया और यहाँ से आ गया a अपॉन 4a की होल घात n आ गई। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/2 इक्वल टू 1/4 की घात कितनी आ गई, n आ गई। सही है। अब क्या किया जाए भाई, अब क्या किया जाए, इसकी घात क्या है, इसकी घात 1 है। ठीक है, तो इस संख्या को भी 1/2 में चेंज करो तो कैसे करोगे, इसे लिख सकते हैं 1/2 की घात 2। ठीक है, यानी कि 2n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम तुलना करें यहाँ से तो तुलना करने पर क्या मिल जाएगा, तुलना करने पर यहाँ पर इसकी घात 1 है। ठीक है, तो आफ्टर कंपेयरिंग हमें क्या मिल जाएगा तुलना करने पर कि जो 1 है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 2n के बराबर है। तो n बराबर कितना आ गया भैया, 1/2 आ गया, यानी कि n का मान कितना आ गया 0.5 और यही क्या है, अभिक्रिया की कोटि है और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल करना था। उसने पूछा था कि अभिक्रिया कोई दे दी है और अभिकारक की सांद्रता 4 गुनी कर दी, वेग उसने दुगना कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले तो नॉर्मल कंडीशन में लिख लेनी है एक समीकरण, ऐसा कुछ भी सवाल आए तो। ठीक, फिर उसने जो कहा कि भाई अभिक्रिया का वेग ऐसे हो जाता है, तो अभिक्रिया के वेग जो उसने कंडीशन दी उस कंडीशन को अप्लाई कर दो। ठीक है, समीकरण दूसरी बन जाएगी, पहली सेकंड को डिवाइड कर दो और गुणा भाग करके n का मान कितना आ गया भैया 1/2, यानी कि अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, तो अच्छे से इसे भी नोट कर लेना है बढ़िया करके, और ये आपका एक अच्छा खासा सवाल हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लेना है और कर लिया होगा आपने। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा आज, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि के महत्वपूर्ण तथ्य, अभिक्रिया की कोटि के उदाहरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो पढ़ाए थे और जो उदाहरण थे वही सवालों में आ जाते हैं एक नंबर में। फिर दूसरे टाइप का भी सवाल हुआ कि वेग नियम दे दिया जाए तो सीधे कोटि पूछ लेता है, और तीसरे नियम इस तरह, तीसरा जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बन जाते हैं। ठीक, बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी आपसे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, अच्छे से इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, और पढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, अच्छे से अपना रूटीन बनाकर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, और वीडियो को एंड तक जितनी भी डल रही है सारी की सारी कंप्लीट करते रहो। प्लेलिस्ट से जाकर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो जरूर तैयार कर ले। सारे टॉपिक इस चैप्टर के सारे टॉपिक मोस्ट हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने जो नोट्स हैं उनके द्वारा अच्छे से अपना रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है, टॉपिकों को बढ़िया करके क्लियर करते रहें। ठीक, मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बढ़िया रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।